मैक्सिमम नंबर ऑफ अचीवेबल ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट। इस प्रॉब्लम में आपको n बिल्डिंग्स दी हुई हैं। हर एक बिल्डिंग में कुछ एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं। कुछ एम्प्लॉयज़ अपनी बिल्डिंग में से दूसरी बिल्डिंग में मूव करना चाहते हैं। उसके लिए आपको रिक्वेस्ट आई एक रिक्वेस्ट एरे दिया हुआ है जिसमें यह दिया है कि कौन सी बिल्डिंग से किस बिल्डिंग में मूव होना चाहते हैं। इनिशियली आपकी सारी बिल्डिंग्स फुल है, तो आप रिक्वेस्ट को कब सर्व कर पाओगे? जब नेट चेंज जो बिल्डिंग में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ रह रहे हैं उनका नेट चेंज 0 होगा, यानी कि जितने उस बिल्डिंग में मूव होंगे उतने उस बिल्डिंग से बाहर भी जाने चाहिए, तभी आप उन रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो। आपको रिटर्न क्या करना है, जो हमारी रिक्वेस्ट दी हुई है इसमें से आप मैक्सिमम कितनी रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हो। हमारी n 5 बिल्डिंग्स दी हुई थी और ये हमारा रिक्वेस्ट एरे था कि किस बिल्डिंग से किस बिल्डिंग में मूव होना चाह रहे हैं। 0 1 का मतलब है कि एक एम्प्लॉय 0 बिल्डिंग से फर्स्ट बिल्डिंग में मूव होना चाह रहा है। 1 0 का मतलब है कि एक एम्प्लॉय फर्स्ट बिल्डिंग से 0 बिल्डिंग में मूव होना चाह रहा है। सिमिलरली अदर्स के लिए। तो जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हमारा कुछ ऐसा बनेगा कि दो एम्प्लॉयज़ 0th बिल्डिंग से फर्स्ट बिल्डिंग में मूव होना चाह रहे हैं। एक एम्प्लॉय 1 से 0 में आना चाह रहा है, एक एम्प्लॉय 1 से 2 में जाना चाह रहा है, एक एम्प्लॉय 2 से 0 में आना चाह रहा है और एक एम्प्लॉय 3 से 4 में आना चाह रहा है। हम ट्रांसफ़र कब कर पाएंगे? जब हमारा नेट चेन किसी बिल्डिंग में जो आ रहे हैं और उससे बाहर जा रहे हैं वो हमारा इक्वल हो। तो अगर हम बिल्डिंग 0 को देखें, हम एक्स और वाई ये दो एम्प्लॉय बाहर जा रहे हैं और हमारे पास दो एम्प्लॉय दूसरी बिल्डिंग से आ रहे हैं, तो इस बिल्डिंग के लिए नेट चेंज क्या है? 0 है। सिमिलरली अगर हम इस बिल्डिंग पर देखें, इसमें हमारे दो एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं और दो हमारे जा रहे हैं, इस पर भी हमारा नेट चेंज क्या है? 0 है। और अगर हम बिल्डिंग 2 पर देखें, इससे हमारा एक एम्प्लॉय बाहर जा रहा है, एक एम्प्लॉय इन आ रहा है, इस पर भी नेट चेंज क्या है? 0 है। और अगर हम बिल्डिंग 3 पर देखें, इस पर एक एम्प्लॉय बाहर जा रहा है यानी नेट चेंज -1 है। और बिल्डिंग 4 पर देखें, यहाँ पर एक एम्प्लॉय मूव कर रहा है तो यानी कि नेट चेंज +1 है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कौन कौन से रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर पाएंगे? हमारी इन 3 बिल्डिंग के कोरस्पॉन्डिंग जो रिक्वेस्ट है उनको हम सेटिस्फाई कर पाएंगे। तो हमारी कौन कौन सी रिक्वेस्ट होगी? 1 2 3 4 5। हम 5 रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई कर सकते हैं। हम इस वाली रिक्वेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे, तो हमें आउटपुट क्या करना है? 5। वे रिक्वेस्ट जिनको हम सेटिस्फाई कर सकते हैं उनका मैक्सिमम काउंट हमें रिटर्न करना है। हमारे कॉन्स्टेंट्स क्या दिए हुए हैं? हमारी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स हो सकती है 20 तक और जो हमारे रिक्वेस्ट आ रही है इसकी लेंथ कितनी हो सकती है? 16 तक, यानी कि हमारे कॉन्स्टेंट्स काफ़ी स्मॉल है। जब हमारे कॉन्स्टेंट्स इतने स्मॉल हो तो हम क्या कर सकते हैं? हम सारी की सारी पॉसिबिलिटीज़ ट्राई कर सकते हैं और उसके बाद अगर वो हमारी टीएलई मारे तो हम उसमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन का स्कोप देख सकते हैं। हर एक रिक्वेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या चॉइसेस है? आइदर हम उसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। हमारे पास एक रिक्वेस्ट आई, उसके कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास क्या चॉइस है कि या तो हम उसे एक्सेप्ट करेंगे या फिर हम उसे रिजेक्ट करेंगे। सिमिलरली सेकंड इंडेक्स के कोरस्पॉन्डिंग हमारे पास यही चॉइस होंगी कि हम इसको एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट करें या फिर रिजेक्ट करें। तो इस तरह से हमारे पास हर एक रिक्वेस्ट के कोरस्पॉन्डिंग 2 चॉइसेस हैं और हमारी m रिक्वेस्ट है, तो टोटल 2 m इतनी ब्रांचेस बनेगी हमारी। और हर एक ब्रांच के कोरस्पॉन्डिंग हम ये देख लेंगे कि हमारी बिल्डिंग में नेट चेंज 0 है या नहीं है। हमारी जो एक पॉसिबल लीफ नोड हो सकती है उसमें क्या होना चाहिए? हमारी सारी बिल्डिंग्स में नेट चेंज 0 होना चाहिए। हमें रिक्वेस्ट इस तरह से एक्सेप्ट करनी है कि हमारी बिल्डिंग्स में नेट चेंज 0 हो, जितने एम्प्लॉय मूव इन कर रहे हो उतने एम्प्लॉय मूव आउट भी कर रहे हो। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक बिल्डिंग वेक्टर ये मेंटेन करके चलना पड़ेगा जितनी हमारी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स होगी कि भाई स्टार्टिंग में इनमें सब में चेंज 0 है। जब जब किसी बिल्डिंग में कोई एम्प्लॉय मूव होगा तो हम इसमें +1 कर देंगे, जब जब उस बिल्डिंग से कोई एम्प्लॉय बाहर जाएगा तो हम -1 कर देंगे। तो हम एक n साइज़ का वेक्टर मेंटेन करके चलेंगे हर एक बिल्डिंग के लिए। जैसे यहाँ पर हमारा n5 था तो हम 5 साइज़ का वेक्टर मेंटेन करके चलेंगे, जो कि इनिशियली क्या होगा? 0। फिर जब मेरे पास फर्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, इसके लिए मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि मैं इसको एक्सेप्ट करूँ या रिजेक्ट करूँ। अगर मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो क्या है मेरा? एक एम्प्लॉय 0th बिल्डिंग से फर्स्ट बिल्डिंग में मूव होना चाह रहा है, यानी कि 0 प्लेस पर एक माइनस हो जाएगा और फर्स्ट प्लेस पर एक प्लस हो जाएगा। मेरा एरे इस तरह से अपडेट हो जाएगा एक्सेप्ट के केस में। और रिजेक्ट के केस में क्या होगा? मेरा एरे सेम सारे 0 ही रह जाएंगे, क्योंकि ना कोई एम्प्लॉय मूव इन करेगा ना कोई एम्प्लॉय मूव आउट करेगा। सिमिलरली मेरी सेकंड रिक्वेस्ट, इसको अगर मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मेरा क्या होगा? फर्स्ट बिल्डिंग से 0th बिल्डिंग में एक एम्प्लॉय को मूव करना है, यानी कि फर्स्ट बिल्डिंग से -1 होगा और 0th बिल्डिंग में +1 होगा। अल्टीमेटली मेरा एरे फिर से 0 बन जाएगा। कि अगर केवल ये दो चॉइसेस हमें दी होती तो ये हमें एक्सेप्टेबल थी। हमारा नेट चेंज 0 आ रहा है तो ये हमें एक्सेप्टेबल थी। तो इस तरह से अगर हम इन दो को एक्सेप्ट करें बाकी सबको रिजेक्ट कर दें तो ये एक हमारी पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। तो इस टाइम पर हमारा आंसर कितना हो गया? 2 हो गया। सिमिलरली हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी भी आएगी जिसमें हम 3 रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट करेंगे। तो हर एक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारा जो आंसर आएगा हम उसको अपने स्टोर्ड आंसर से कंपेयर करते जाएंगे। अगर हम ज़्यादा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो हम हमारे आंसर को अपडेट कर देंगे।
पर हम आंसर को कब अपडेट कर सकते हैं? जब हमारी वो एक वैलिड रिक्वेस्ट हो, यानी कि हमारी बिल्डिंग्स में नेट चेंज 0 हो। जैसे अगर हमारे पास केवल एक सिंगल रिक्वेस्ट 0 1 होती तो हम इस सिंगल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि इसमें क्या होता, हमारी हर एक बिल्डिंग में नेट चेंज 0 नहीं होता। हमारी इस बिल्डिंग में एक कम हो जाता, इस बिल्डिंग में एक प्लस हो जाता, तो ये हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो अल्टीमेटली हम इस प्रॉब्लम की क्या अप्रोच लगा सकते हैं? हम हर रिक्वेस्ट के लिए सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करेंगे। हम एक बिल्डिंग वेक्टर ये मेंटेन करके चलेंगे जो ये स्टोर करेगा कि अभी बिल्डिंग में हमारा चेंज कितना है। लास्ट में हम देख लेंगे कि क्या हमारे सारे बिल्डिंग्स में चेंज 0 है, नेट चेंज 0 है। अगर है तो वो हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। हम उसमें ये चेक कर लेंगे कि हमने कितनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है और उसको अपने आंसर से कंपेयर कर लेंगे। अगर ज़्यादा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए तो हम हमारे आंसर को अपडेट कर देंगे और लास्ट में जो भी हमारा मैक्सिमम आंसर आएगा उसको हम रिटर्न कर देंगे। ये जो हमारी अप्रोच थी ये सिमिलर पिक नॉट पिक 0 1 नैपसेक इस टाइप की थी, तो हमारा कोड स्ट्रक्चर भी उसी तरह से रहेगा। कोड में हमें एक रिक्वेस्ट वेक्टर दिया हुआ है और एक n नंबर ऑफ बिल्डिंग्स दी हुई है। हमारा मिनिमम आंसर कितना हो सकता है कि हम किसी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट ना करें, सारी की सारी को रिजेक्ट कर दें, तो मिनिमम आंसर कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। साथ में हमने एक वेक्टर ऑफ इंटीजर लिया है। ये क्या स्टोर करेगा? हर एक बिल्डिंग का नेट चेंज। हम कुछ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे, कुछ को रिजेक्ट करेंगे, तो इस तरह से हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ किसी बिल्डिंग में मूव करेंगे, कुछ एम्प्लॉय किसी बिल्डिंग से मूव आउट करेंगे। हमें क्या चेक करना है कि लास्ट में हमारा सारी बिल्डिंग में नेट चेंज 0 होना चाहिए, तभी वो हमारे लिए एक एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसके लिए हमने एक वेक्टर ऑफ इंटीजर ले लिया जो स्टार्टिंग में सारे एलिमेंट्स 0 है। फिर हमने 0th इंडेक्स से रिकर्शन कॉल कर दिया। हमें सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करनी है कि हमें फर्स्ट रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है, सेकंड को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। तो हमने 0th इंडेक्स से रिकर्शन कॉल कर दिया और हमारा ये बिल्डिंग वेक्टर, रिक्वेस्ट वेक्टर एंड हमारी नंबर ऑफ बिल्डिंग्स, और साथ में हमने काउंट मेंटेन किया है कि हमने अब तक कितनी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की है, क्योंकि लास्ट में जब हमारी एक डिस्ट्रीब्यूशन आएगी उसमें हमें हमारे आंसर से कंपेयर करना है कि क्या हम इस डिस्ट्रीब्यूशन में ज़्यादा रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर पाए या नहीं कर पाए। तो इसके लिए हमने एक एक्सेप्ट रिक्वेस्ट कि इस डिस्ट्रीब्यूशन में हमने कितनी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया है वो काउंट मेंटेन करने के लिए एक वेरिएबल लिया है। और लास्ट में हमारा आंसर वेरिएबल जिसमें हम हमारा मैक्सिमम रिक्वेस्ट को स्टोर करेंगे। लास्ट में हमारा आंसर किस में आएगा? आंसर वेरिएबल में, तो हम इसको रिटर्न कर देंगे। रिकर्शन में हमारी बेस कंडीशन क्या थी? जब भी हम आउट ऑफ बाउंड जाएंगे, हमने सारे के सारे n इंडेक्स को कंसिडर कर लिया, आइदर उनमें से कुछ रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया या रिजेक्ट कर लिया। हमने सारे इंडेक्सेस को एक बार कंसिडर कर लिया, तो हमारे पास एक डिस्ट्रीब्यूशन आ गई। अब हमें देखना है कि क्या वो हमारी वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं है। वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन कब होगी? जब हमारा हर एक बिल्डिंग में नेट चेंज 0 आएगा। तो उसके लिए हमने बिल्डिंग्स पर लूप लगा दिया कि अगर किसी भी बिल्डिंग में नॉन जीरो एलिमेंट है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी एक वैलिड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है और हम यहीं से रिटर्न मार जाए। अगर हमारी सारी बिल्डिंग में 0 है इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारी एक एक्सेप्टेबल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस टाइम पर हम जितनी हमने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी और जो हमारा करंट आंसर है इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे। जो भी मैक्सिमम आएगा उसको अपने आंसर में स्टोर कर लेंगे और यहाँ से रिटर्न मर जाएंगे ताकि हम बाकी ब्रांचेस को एक्सप्लोर कर सकें। बेस कंडीशन के बाद हम क्या करते हैं? हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं। हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ क्या है कि आइदर हम उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। एक्सेप्ट को मैं कह रहा हूँ कि पिक, हमारी पिक नोट पिक अप्रोच की तरह मैं इसे देख रहा हूँ। पिक का मतलब है कि हमने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया और नोट पिक का मतलब है कि हमने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया। एक्सेप्ट के केस में हमारा एक एम्प्लॉय फ्रॉम बिल्डिंग से बाहर जाएगा और टू बिल्डिंग में मूव इन करेगा, यानी कि उनका काउंट चेंज होगा। तो हम जिस बिल्डिंग से वो बाहर जा रहा है उसमें माइनस माइनस कर देंगे, जिस बिल्डिंग में मूव इन कर रहा है उसमें प्लस प्लस कर देंगे। हमने एम्प्लॉय को एक्चुअल में बिल्डिंग में मूव कर दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। जब हमारा ये रिकर्शन पूरा हो जाएगा तो हमें बाकी ब्रांचेस एक्सप्लोर करनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं? जो हमने यहाँ पर काम किया है उसको हम रिवर्ट करते हैं, बेसिकली बैक ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पर हमने माइनस माइनस किया था तो अब हम यहाँ पर प्लस प्लस कर देंगे और जहाँ पर प्लस प्लस किया था वहाँ पर माइनस माइनस कर देंगे। सिमिलरली हमारा नोट पिक के केस में क्या होगा? हमारा कोई एम्प्लॉय मूव ही नहीं हो रहा तो सीधा सीधा हम नेक्स्ट इंडेक्स के लिए रिकर्शन कॉल कर देंगे। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को हमारे स्टैंडर्ड पिक नोट पिक इस टेम्पलेट की हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। इसकी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी? हम सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई कर रहे हैं, तो अगर हमारी m रिक्वेस्ट है तो हर एक रिक्वेस्ट के कॉरस्पॉन्डिंग 2 चॉइसेस हैं, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी होंगी? 2⁻n इतनी हमारी डिस्ट्रीब्यूशन बनेगी। और हर एक डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम बेस कंडीशन पर आ रहे हैं हम क्या करें? पूरी बिल्डिंग के लिए लूप लगा रहे हैं। तो अगर हमारी बिल्डिंग n दी हुई है तो हम n साइज का लूप लगाएंगे, तो n इंटू 2⁻n ये हमारी क्या हो जाएगी? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? एक तो हमने n साइज का बिल्डिंग वेक्टर लिया है और साथ में हमें क्या होगा? हमारा रिकर्शन स्टैक स्पेस लगेगा। रिकर्शन हमारा कहाँ तक जाएगा? जितने हमारे लेवल्स होंगे। कितने लेवल्स हो सकते हैं? m लेवल्स हो सकते हैं। जितने हमारे इंडेक्सेस होंगे तो हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आ जाएगी? n + m। थैंक यू गाइस।